आज के लेक्चर में हम जो देखेंगे सबसे पहले सोर्स फॉलोअर कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे डिप्लीशन मॉसफेट, फिर हम देखेंगे एनहांसमेंट मॉसफेट। सबसे पहले आ जाता है सोर्स फॉलोअर कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन। तो जो यहाँ पे सोर्स फॉलोअर कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर टू है बीजेटी एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। फिगर 8.27 हमारे पास सोर्स फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट दैट द आउटपुट इज टेकन ऑफ द सोर्स टर्मिनल। आउटपुट हम सोर्स टर्मिनल से ले रहे हैं व्हेन द डीसी सप्लाई इज रिप्लेस्ड बाय इट्स शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट, क्योंकि हमारे पास एसी कंडीशन में हमारे पास जो डीसी सप्लाई होते हैं हम उसे ग्राउंड कर देते हैं। तो अब डीसी सप्लाई यहाँ पे ड्रेन के साथ कनेक्टेड है, फिगर 8.27 में आप देख सकते हैं। तो जब वो जीरो ग्राउंड होगा तो ऑटोमेटिकली जो ड्रेन टर्मिनल है वो भी ग्राउंड हो जाएगा, और यह इसीलिए हम इसके लिए वर्ड कॉमन ड्रेन यूज कर रहे होते हैं। अब हम जब इसका फिगर 8.2 का इक्विवेलेंट एसी मॉडल हम ड्रॉ करेंगे तो फिगर आप 8.28 में देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास गेट और ड्रेन के दरम्यान में टर्मिनल वो सर्किट ओपन है, वो इनपुट इम्पिडेंस हाई है, ड्रेन टर्मिनल हमारा कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसके साथ VDD कनेक्टेड थे। जब वो जीरो होगी तो ये भी ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाएगा, इसीलिए हम इसे कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब आउटपुट हम कहाँ पे लेंगे, हम सोर्स टर्मिनल के अक्रॉस आउटपुट लेंगे। आप फिगर 8.28 में देख सकते हैं। अब हम फिगर 8.29 में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो कंट्रोल सोर्स है GM VGS और जो हमारे पास इंटरनल आउटपुट इम्पिडेंस है RD वो आपस में पैरेलल है। इसी तरह हमारे पास ये दोनों RS के पैरेलल हैं। अभी आउटपुट या आउटपुट वोल्टेज हम हमेशा तो हम देख सकते हैं कि तीनों आपस में पैरेलल है हमारे पास। दे कैन बी प्लेस्ड इन पैरेलल एज शोन इन फिगर 8.29। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करंट सोर्स है उसकी डायरेक्शन पे रिवर्स होगी। अब क्योंकि यहाँ पे ड्रेन टर्मिनल हमारे पास कॉमन है, ग्राउंड हो गया, लेकिन VGS स्टिल डिफाइन बिटवीन द गेट एंड सोर्स टर्मिनल। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करते हैं। आप फिगर 8.29 में देख सकते हैं ZI इक्वल टू RG आ जाएगा, इक्वेशन 8.40। अगर हम यहाँ पे आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करें तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जितने भी सोर्सेज हैं उनको जीरो कंसिडर कर लेंगे। तो VI को हम पहले इनिशियली जीरो कर देंगे हमारे पास। तो अगर हम VI को जीरो करेंगे तो हमारे पास जो गेट टर्मिनल है वो भी हमारे पास ग्राउंड हो जाएगा। आप फिगर 8.30 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब ग्रेट टर्मिनल आइसोलेट डिस्कनेक्ट हो गया रिमेनिंग सर्किट से। VGS हमारे पास VI के इक्वल है, VGS VI के इक्वल क्यों है, क्योंकि अब हमारे पास सारे का सारा V नॉट इक्वल टू माइनस VGS के इक्वल है, क्योंकि हमारा सारा सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड है। हमें पता है कि हमारी पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होती हैं, तो V नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस VGS के इक्वल आ जाएगा। फिगर 8.29 में आप देख सकते हैं कि जब हमने गेट टर्मिनल भी हमारे पास ग्राउंड हो जाएगा, रिमेनिंग सर्किट आइसोलेट हो जाएगा। फिगर 8.30 में शो हो रहा है V नॉट इक्वल टू माइनस VGS आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटीज का डिफरेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन यूज कर लिया है। हमने Z नॉट फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम KCL अप्लाई करेंगे नोट S पे। हम देख सकते हैं यहाँ पे I नॉट एंट्रिंग करंट है, GM VGS एंट्रिंग करंट है, IRD और IRS लीविंग करंट है। फिर हम क्या करते हैं, I नॉट प्लस GM VGS इक्वल टू IRD को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज रेजिस्टेंस लिखते हैं। V नॉट बाई RD आ जाएगा प्लस V नॉट बाई RS आ जाएगा। हमने I नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम रिमेनिंग टर्म्स को दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V नॉट कॉमन ले लेंगे हम लोग, 1 बाई RD प्लस 1 बाई RS माइनस GM VGS आ जाएगा। फिर हमने क्या कहा था कि VGS हमें पता है माइनस V नॉट की इक्वल है, तो हम VGS की जगह माइनस V नॉट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब V नॉट सारी इक्वेशन में कॉमन हो गया, तो हम V नॉट की कॉमन ले लेंगे। I नॉट इक्वल टू V नॉट इंटू 1 बाई RD प्लस 1 बाई RS प्लस GM आ जाएगा हमारे पास। V नॉट की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो V नॉट बाई I नॉट की इक्वल आ जाएगी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि Z नॉट इक्वल टू 1 ओवर 1 बाई RD प्लस 1 बाई RS प्लस GM के इक्वल आ जाएगा, या Z नॉट इक्वल टू V नॉट बाई I नॉट इक्वल टू 1 बाई RD प्लस 1 बाई RS प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई GM भी हम देख सकते हैं। दोनों सेम फॉर्मेट है यहाँ पे, इसलिए इससे कोई इशू नहीं होगा। Z नॉट इक्वल टू RD पैरेलल RS पैरेलल 1 बाई GM 8.41 ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर हमारे पास RD 10 टाइम ग्रेटर देन RS होगा, 10 टाइम RS होगा, तो हमारे पास Z नॉट इक्वल टू RS पैरेलल टू 1 बाई GM आ जाएगा।
अब हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि GM VGS इंटू RD पैरेलल RS आती है 8.43 इक्वेशन, और आप सर्किट को भी देख सकते हैं। हमें अब इनपुट चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं इस जो फिगर 8.29 का नेटवर्क था उसके क्रॉस। तो हम जब KVL अप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा VI इक्वल टू VGS प्लस V0 आ गया था। वहां से हमने VGS की वैल्यू फाइंड आउट की, VI माइनस V0 आ गई थी हमारे पास। अब V0 की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो जो V0 की इक्वेशन 8.43 है हमारे पास, वहाँ पे हम VGS की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो V0 इक्वल टू GM VI माइनस V0 RD पैरेलल RI। फिर हम इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, जहाँ पे V0 हमारे पास कॉमन है वहाँ पे उस V0 को कॉमन ले लेंगे, जहाँ पे VI हमारे पास कॉमन है वहाँ पे VI को कॉमन ले लेंगे। फिर हम वोल्टेज गेन फाइंड आउट कर लेंगे, रेशियो V0 बाई VI। तो हमारे पास वोल्टेज गेन की इक्वेशन 8.43 ये हो जाएगी, GM RD पैरेलल टू RS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GM RD पैरेलल टू RS। इसी तरह हमारे पास अगर हम RD के फैक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GM RS पैरेलल 1 प्लस GM RS। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमारे पास कॉमन ड्रेन कन्फिग्रेशन का सर्किट गिवन है फिगर 8.31। हमने GM RD ZI ZO AB फाइंड आउट करना है। अगेन सेम वही फार्मूला, GM नॉट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, GM फाइंड आउट कर लेंगे, RD फाइंड आउट कर लेंगे, Z इनपुट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर विद RD हम Z आउटपुट फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम देखेंगे कि हमारे पास RD which shows that Z naught is often relatively small and determined by 1 by GM without RD। फिर हम RD के फिर को इग्नोर करके Z नॉट फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम वोल्टेज गेन फाइंड आउट करेंगे कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ RD। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, RD के इफेक्ट को कंसिडर ना करते हुए हम वोल्टेज गेन को फाइंड आउट कर लेंगे, which shows that RD usually has little effect on the gain of the configuration। अब JFET में हमने कॉन्फ़िगरेशंस देखी थी, कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशंस भी देखी थी, एक कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। अब JFET के बाद आ जाता है हमारे पास डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। अगर हम डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के ऐसे एनालिसिस करेंगे तो किस तरह करेंगे, तो जैसे JFET के लिए हमारी जो शॉकले इक्वेशन थी एप्लीकेबल होती थी, तो सेम इक्वेशन हम जो शॉकले इक्वेशन होगी वो DMOSFET के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इस इक्विवेलेंट मॉडल होगा डिप्लीशन मॉसफेट का वो भी सेम होगा एज लाइक JFET। तो दूसरा जो इक्वेशन हम JFET में यूज़ कर रहे थे इस इक्विवेलेंट मॉडल की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, वही वाली इक्वेशन हम DMOSFET के लिए भी यूज़ करेंगे। सब डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे कि the only difference offered by DMOSFET is that VGSQ can be positive for N channel device and negative for P channel यूनिट। कि सर VGSQ की पोलैरिटी डिफरेंट होगी, अगर N होगा तो उसके लिए वो पॉजिटिव हो सकती है, और अगर P चैनल होगा तो उसके लिए नेगेटिव होगी। ये हमारे पास फिगर 8.32 में आप देख सकते हैं कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का सिंबल भी बना हुआ है और उसका AC इक्विवेलेंट मॉडल भी बना हुआ है जो सेम सिमिलर टू JFET है। सिर्फ हमने क्या कहा था कि पोलैरिटी का डिफरेंस आ सकता है कि अगर हमारे पास N चैनल होगा तो उसके लिए VGSQ जो होगा पॉजिटिव होगा, अगर P होगा तो उसके लिए VGSQ नेगेटिव होगा। अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का सर्किट फिगर 8.33 में गिवन है। हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, GM नॉट RD, इसका इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करना है, Z इनपुट फाइंड आउट करना है, Z आउटपुट फाइंड आउट करना है और AB फाइंड आउट करना है। तो हम JFET वाली सारी इक्वेशन को यूज करेंगे, GM नॉट को फाइंड आउट करके GM के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके GM की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसी तरह RD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास जो इसका AC इक्विवेलेंट मॉडल है फिगर 8.34 में हम देख सकते हैं कि हमने जितने भी कैपेसिटर्स थे उनको शॉर्ट कर दिया था, जितने भी सोर्सेज थे उन सबको हमने ग्राउंड कर दिया था। तो हमारे पास जो R1 R2 पैरेलल में आ गए, इसी तरह जो RD था वो हमारे पास इंटरनल आउटपुट इम्पीडेंस के पैरेलल में आ जाएगा। जो हमने GM की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो हम इस फिगर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4.47 मिलीसीमेंस आ जाएगा। बाकी हमें पता है Z इनपुट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, R1 पैरेलल टू R2 के इक्वल आ जाएगा। Z आउटपुट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल RD पैरेलल टू कैपिटल RD के पैरेलल आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर RD 10 टाइम ग्रेटर देन कैपिटल RD होगा
तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू वोल्टेज गेन की, वो हमारे पास -GMRD का फार्मूला हम यूज कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज गेन 8.05 आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कन्फिग्रेशन नेक्स्ट टाइप आ जाती है फिटी की। सबसे पहले JFET हमने देखा, फिर डिप्लेशन मॉसफेट देखा, अब हमारे पास आ जाएगा इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट। तो इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट कैन आइदर बी N चैनल या P चैनल। अब फिगर 8.35 में आप देख सकते हैं, एक हमारे पास PMOS है, एक हमारे पास NMOS आ गया। दोनों के सिंबल्स में आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो कि जो PMOS है उसमें हमारे पास एरो की डायरेक्शन आउटवर्ड है, जबकि हमारे पास NMOS जो मॉसफेट है उसमें हमारे पास एरो की डायरेक्शन इनवर्ड है। अगर आप मॉसफेट का AC सिग्नल मॉडल देखिए यहाँ पे, तो हमारे पास AC सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ आइदर डिवाइस इज शोन इन फिगर 8.35 रिवीलिंग एन ओपन सर्किट बिटवीन गेट एंड ड्रेन। कि वो हमारे पास यहाँ पे सर्किट क्या होगा, ओपन होगा बिटवीन गेट एंड ड्रेन सोर्स के दरमियान में, and a current source from drain to source having a magnitude depend on the gate to source voltage। कि वही ID किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अगेन GM हमें पता है GFS के इक्वल होगा, YFS किसके, RD किसके इक्वल होगा, 1/GOS या 1/YOS होगा। तो GM की जगह आप डेटा शीट पे आपको GFS भी अवेलेबल हो सकता है या YFS भी अवेलेबल होगा। और इस साइड पे मैग्नीट्यूड बार शो हो रही है, बेसिकली क्या शो कर रही होती है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हमने जो डिप्लेशन मॉसफेट था या JFET था, जब भी हमने उसके करेक्टरिस्टिक प्लॉट करने चाहें तो हमने उसके लिए हमेशा शॉकली इक्वेशन यूज करते हैं। लेकिन जब हम इन्हेंसमेंट मॉसफेट के केस आता है तो इसके लिए हम शॉकली इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। अगर हमें ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर ई मॉसफेट द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट करंट एंड कंट्रोलिंग वोल्टेज इज डिफाइंड बाय IT equal to K VGS Q minus VGS TH whole square। GM स्टिल हमारे पास हमें पता है कि रेशियो ऑफ आउटपुट करंट ओवर इनपुट वोल्टेज है। प्रीवियस हमने JFET में GM की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने उसमें शॉकली इक्वेशन को डेरिवेट किया था ID को विद रिस्पेक्ट टू VGS। अब हम यहाँ पे शॉकली इक्वेशन नहीं, हमारे पास ये वाली न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, K into VGS minus VGS TH। हम इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू VGS। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी GM इक्वल टू 8.45 आप देख सकते हैं 2K इंटू VGS माइनस VGS TH आ जाएगा। तो हम जब भी मॉसफेट का ऐसे एनालिसिस करेंगे वो सिमिलर टू JFET और मॉसफेट होगा, लेकिन जो इसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे। that the characteristic of an E-MOSFET are such that the biasing arrangement are somewhat limited। Enhancement MOSFET में जो इसकी पहली कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है वो आ जाती है E-MOSFET ड्रेन फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। फिगर 8.35 में आप देख सकते हैं E-MOSFET ड्रेन फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। अगेन हम AC एनालिसिस कर रहे हैं, जब हम इसके AC इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसका AC इक्विवेलेंट मॉडल जो है फिगर 8.3। अगेन फॉर AC हमें जो E-MOSFET है ये हमें हाई इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर हमारे अदरवाइज इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल फुल पे कनेक्टेड डायरेक्टली तो हमारे पास जो V0 थे वो V आउटपुट है वो V इनपुट के इक्वल आ जाता। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास रजिस्टर RF है वो शेडेड एरिया के में शो नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल वो हमें कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। हमें Z इनपुट की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फिगर है हमारे पास 8.36 यहाँ नोड डी पे हम KCL लगाते हैं। नोड डी पे जब हम KCL लगाएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास I इनपुट एंटर हो रहा है, GM VGS लीव कर रहा है, जबकि अब RD पैरेलल टू RD और V0 वोल्टेज इन दोनों के क्रॉस सेम है ना, तो RD पैरेलल टू RD हम ले लेंगे जिनके क्रॉस करंट है V0 ओवर RD पैरेलल RD, ये वाला करंट हमारे पास लीव कर रहा है। हमें पता है कि VGS इक्वल टू VI है, तो यहाँ पे हम VGS की जगह VI सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास I इनपुट किसके इक्वल आ जाएगा, GM VI प्लस V0 ओवर RD पैरेलल टू RD के इक्वल आ जाएगा। अगर हम GM VI को I इनपुट के साथ लेके आ जाए तो हमारे पास I इनपुट माइनस GM VI इक्वल टू V0 डिवाइड बाई RD पैरेलल टू RD आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखें
आर डी पैरेलल आर डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो वहाँ पे साइड पे दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी नॉट इक्वल टू आर डी पैरेलल टू आर डी इंटू आई इनपुट माइनस जी एम वी आई हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास हमें पता है कि आई इनपुट आई जो है हमारे पास वी आई माइनस वी नॉट बाई आर एफ की इक्वल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, वी नॉट की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर हमारे पास जो आई इनपुट इंटू आर एफ इक्वल टू वी आई माइनस आर डी पैरेलल आर डी इंटू आई इनपुट प्लस आर डी पैरेलल टू आर डी जी एम ये रीअरेंज करके हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम दोबारा इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे, तो अब जब 8.46 में आप देख सकते हैं जेड इनपुट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, वी आई बाई आई और इक्वल टू आर एफ प्लस आर डी पैरेलल टू आर डी डिवाइड बाई 1 प्लस जी एम आर डी पैरेलल टू आर डी की इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास अगर सपोज हमारे पास जो अगर आर एफ रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है आर डी पैरेलल टू आर डी के, तो हमारे पास जेड इनपुट किसके इक्वल आ जाएगा, आर एफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एम आर डी पैरेलल टू आर डी की इक्वल आ जाएगा। हम न्यूमरेटर में आर डी पैरेलल आर डी के इफेक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि आर एफ की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होगी। वही जो जेपिट में कंडीशन थी कि स्मॉल आर डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टाइम आर डी, वही कंडीशन अगर यहाँ पे फुलफिल होती है तो जेड इनपुट हमारे पास आर एफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एम आर डी की इक्वल आ जाएगा। अब हमें जेड आउटपुट चाहिए, तो हम वी इनपुट को 0 कंसिडर करेंगे, हमारे पास वी जी एस भी 0 हो जाएगा, अगर वी जी एस 0 होगा तो जी एम वी जी एस भी 0 हो जाएगा। हमारे पास विद अ शॉर्ट सर्किट पाथ फ्रॉम ग्रिड टू ग्राउंड एज शोन इन फिगर, आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे। अब जितने भी रेजिस्टेंस है वो सारे पैरेलल में आ जाएंगे, तो जेड आउटपुट किसके इक्वल आ जाएगा, आर एफ पैरेलल स्मॉल आर डी पैरेलल टू आर डी। नॉर्मली हमारे पास जो आर एफ होता है वो लार्जर होता है आर डी पैरेलल टू आर डी, तो हम आउटपुट इम्पिडेंस जो होता है जेड नॉट इक्वल टू आर डी पैरेलल टू आर डी लेते हैं। फिर हमारे पास जो अगर केस आता है स्मॉल आर डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टाइम आर डी, तो हम जेड आउटपुट को ले लेते हैं नियरली इक्वल टू आर डी। अब हमें वोल्टेज गेन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नोड डी पर केसीएल अप्लाई करेंगे। हम वहाँ पे देख सकते हैं आई इनपुट एंटर हो रहा है, वो जो पुराना केस था जी एम वी जी एस लीव कर रहा था और वी नॉट आर डी पैरेलल टू आर डी भी लीविंग करंट था, तो हमें पता था वी जी एस इक्वल टू वाई वी आई था और आई आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वी आई माइनस वी नॉट बाई आर एफ, ये दोनों वैल्यू हमने आई इनपुट के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी थी। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया था, वी आई बाई आर एफ माइनस वी नॉट बाई आर एफ इक्वल टू जी एम वी आई प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर डी पैरेलल टू आर डी आ गया। फिर हमने क्या किया, वी नॉट वाली टर्म्स एक साइड पे कर दी थी, वी आई वाली टर्म्स हमने एक साइड पे कर दी थी। फिर हमने वोल्टेज गेन की वैल्यू फाइंड आउट की, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट, इससे हमारे पास वोल्टेज गेन की इक्वेशन बन गई 1 बाई आर एफ माइनस जी एम डिवाइडेड बाई 1 बाई आर डी पैरेलल टू आर डी प्लस 1 बाई आर एफ। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि 1 बाई आर डी पैरेलल टू कैपिटल आर डी प्लस 1 बाई आर एफ इक्वल टू किसके इक्वल बन रही है, सारी टर्म्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आर एफ पैरेलल टू स्मॉल आर डी पैरेलल टू कैपिटल आर डी। और हमें पता है कि ट्रांस कंडक्टेंस वैल्यू है जी एम, वो हमारे पास मच ग्रेटर देन है 1 बाई आर एफ, तो जो फाइनल वोल्टेज गेन हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस जी एम आर एफ पैरेलल टू स्मॉल आर डी पैरेलल टू कैपिटल आर डी। 1 बाई आर एफ के इफेक्ट को न्यूमरेटर में हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारे पास ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू 1 बाई आर एफ से ग्रेटर होती है। अगेन हमारे पास भी आर एफ हमें पता है यूजली ग्रेटर होता है आर डी पैरेलल टू आर डी, और हमारे पास इसी तरह हमने गेन का भी देख लिया था कि जब आर डी इफेक्ट को कंसिडर करते हैं तो गेन क्या होता है और ना कंसिडर करें क्या होता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जीएम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिगर 8.38 गिवन है, रिजल्ट हम 7.10 एग्जांपल के यूज करेंगे, पीजीएस की वीजीएस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जीएम की वैल्यू आ जाएगी, आरडी के लिए हम सेम फार्मूला यूज करेंगे। फिर हमने जेड इनपुट फाइंड आउट करना है कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ आरडी, वो हमारे पास 2.42 मेगा ओम आ जाएगा। फिर हमने विदाउट इफेक्ट ऑफ आरडी जेड इनपुट फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास 2.53 मेगा ओम आ जाएगा। इसी तरह हमने जेड आउटपुट फाइंड आउट करना है कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ आरडी, वो हमारे पास 1.92 किलो ओम आ जाएगा। फिर हम जेड आउटपुट को विदाउट इफेक्ट ऑफ आरडी फाइंड आउट करेंगे 2 किलो ओम आ जाएगा। फिर हम वोल्टेज गेन को फाइंड आउट करेंगे, जब हम आरडी के इफेक्ट को कंसिडर करेंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास -3.21 आ जाएगा।
जब हम आर डी इफेक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे तो वोल्टेज गेन हमारे पास माइनस जी एम आर डी होगा, तो हमारे पास माइनस 3.26 आ जाएगा। दोनों रिजल्ट ऑलमोस्ट वेरी क्लोज हैं। तो माइनस साइन हमें यहाँ पे पता है कि वो क्या शो कर रहा होता है, देयर इज अ वोल्टेज फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज।